Audio Jungle. Audio Jungle. नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर लगातार दूसरे दिन भीषण लड़ाई हुई। दशकों पहले से जारी इस विवाद को लेकर एक बार फिर से छिड़ी लड़ाई में सोमवार को दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर है। इस विवाद के केंद्र में नागोर्नो काराबाख का पहाड़ी इलाका है, जिसे अजरबैजान अपना कहता है। हालांकि 1994 में खत्म हुई लड़ाई के बाद से इस इलाके पर आर्मीनिया का कब्जा है। 1980 के दशक के अंत से 1990 के दशक तक चले युद्ध के दौरान 30,000 से ज्यादा लोगों को मार डाला गया और 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे। उस दौरान अलगाववादी ताकतों ने नागोर्नो काराबाख के कुछ इलाकों पर कब्जा जमा लिया। हालांकि 1994 में युद्ध विराम के बाद भी यहाँ गतिरोध जारी रहा। सोमवार रात नागोर्नो काराबाख के अधिकारियों ने कहा कि लड़ाई में उनकी सेना के 26 और लोग मारे गए हैं, जिसके बाद मरने वालों की कुल संख्या 80 तक पहुंच गई है। इस विवाद को लेकर अब चिंता जताई जा रही है कि इसमें तुर्की, रूस और ईरान भी कूद सकते हैं। इस इलाके से गैस और कच्चे तेल की पाइपलाइनें गुजरती हैं। इस कारण इस इलाके के स्थायित्व को लेकर जानकार चिंता जता रहे हैं। एक दूसरे पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाने के बाद रविवार को आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। इसके बाद दोनों पक्षों ने कहा कि उन्होंने सीमा पर सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और कई इलाकों में मार्शल लॉ लगा दिया है। इससे पहले यहां साल 2016 में भी भीषण लड़ाई हुई थी, जिसमें 200 लोगों की मौत हुई थी। नागोर्नो काराबाख में अधिकारियों के अनुसार रविवार को 16 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। जुलाई में सीमा पर हुई हिंसा में 16 लोगों की मौत के बाद अजरबैजान में व्यापक प्रदर्शन हुए थे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि इस इलाके को देश अपने कब्जे में ले। पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके आर्मीनिया और अजरबैजान नागोर्नो काराबाख के इलाके को लेकर 1980 के दशक में और 1990 के दशक के शुरुआती दौर में संघर्ष कर चुके हैं। दोनों ने युद्ध विराम की घोषणा भी की, लेकिन सही मायनों में शांति समझौते पर दोनों कभी सहमत नहीं हो पाए। दक्षिण पूर्वी यूरोप में पड़ने वाली कॉकेशस के इलाके की पहाड़ियां रणनीतिक तौर पर बेहद अहम मानी जाती हैं। सदियों से इलाके की मुसलमान और ईसाई ताकतें इन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रही हैं। 1920 के दशक में जब सोवियत संघ बना तो अभी के ये दोनों देश आर्मीनिया और अजरबैजान उसका हिस्सा बन गए। ये सोवियत गणतंत्र कहलाते थे। नागोर्नो काराबाख की अधिकतर आबादी आर्मीनियाई है, लेकिन सोवियत अधिकारियों ने उसे अजरबैजान के हाथों सौंप दिया। इसके बाद दशकों तक नागोर्नो काराबाख के लोगों ने कई बार ये इलाका आर्मीनिया को सौंपने की अपील की, लेकिन असल विवाद 1980 के दशक में शुरू हुआ, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ और नागोर्नो काराबाख की संसद ने आधिकारिक तौर पर खुद को आर्मीनिया का हिस्सा बनाने के लिए वोट किया। इसके बाद यहाँ शुरू हुए अलगाववादी आंदोलन को अजरबैजान ने खत्म करने की कोशिश की। हालांकि इस आंदोलन को लगातार आर्मीनिया का समर्थन मिलता रहा। नतीजा ये हुआ कि यहाँ जातीय संघर्ष होने लगे। यहाँ हुए संघर्ष के कारण लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर पलायन करना पड़ा। दोनों पक्षों की तरफ से जातीय नरसंहार की खबरें भी आईं। साल 1994 में रूस की मध्यस्थता में युद्ध विराम की घोषणा से पहले नागोर्नो काराबाख पर आर्मीनियाई सेना का कब्जा हो गया। इस डील के बाद नागोर्नो काराबाख अजरबैजान का हिस्सा तो रहा, लेकिन इस इलाके पर अलगाववादियों की हुकूमत रही, जिन्होंने इसे गणतंत्र घोषित कर दिया। यहाँ आर्मीनिया के समर्थन वाली सरकार चलने लगी, जिसमें आर्मीनियाई जाति समूह से जुड़े लोग थे। इस डील के तहत नागोर्नो काराबाख लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट भी बना, जो आर्मीनिया और अजरबैजान के सैनिकों को अलग करता है। भौगोलिक और रणनीतिक तौर पर अहम होने के कारण भी ये विवाद जटिल हो गया है। अजरबैजान में बड़ी संख्या में तुर्क मूल के लोग रहते हैं। ऐसे में नाटो के सदस्य देश तुर्की ने साल 1991 में एक स्वतंत्र देश के रूप में अजरबैजान के अस्तित्व को स्वीकार किया। अजरबैजान के पूर्व राष्ट्रपति ने तो दोनों देशों के रिश्तों को दो देश एक राष्ट्र तक कह दिया। आर्मीनिया के साथ तुर्की के कोई आधिकारिक संबंध नहीं है। 1993 में जब आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच सीमा विवाद बढ़ा तो अजरबैजान का समर्थन करते हुए तुर्की ने आर्मीनिया के साथ सटी अपनी सीमा बंद कर दी। ताजा विवाद गहराया तो तुर्की एक बार फिर अपने मित्र के समर्थन में आ गया।
वहीं आर्मीनिया के रूस के साथ गहरे संबंध हैं। यहाँ रूस का एक सैन्य ठिकाना भी है और दोनों देश सैन्य गुट कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। हालांकि रूस के मौजूदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अजरबैजान के साथ भी सौहार्दपूर्ण रिश्ते हैं और उन्होंने दोनों देशों से युद्ध विराम की अपील की है। साल 2019 में दोनों देशों ने एक बयान जारी कर कहा कि इस इलाके में शांति स्थापित करने के लिए दोनों देशों को कारगर कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि अब तक ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया है। अब तक यह भी साफ नहीं है कि ताजा तनाव की शुरुआत किसने की है। हालांकि जुलाई के बाद के महीनों से लगातार इस इलाके में तनाव अपने चरम पर था। तुर्की के राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार इल्नूर चेविक ने आर्मीनिया के आरोपों का खंडन किया है कि तुर्की इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल है। हालांकि उन्होंने कहा कि नागोर्नो काराबाख में अजरबैजान जितना संभव हो सके आगे बढ़े और इस इलाके से आर्मीनिया तुरंत पीछे हटे। आर्मीनिया के विदेश मंत्री जोहराब एमनासाकयान ने बीबीसी से कहा कि अजरबैजान दशकों पुराने विवाद का शांतिपूर्ण हल खोजने से पीछे हट रहा है और अब नागोर्नो काराबाख के पास अपनी रक्षा खुद करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है और आर्मीनिया के पास भी नागोर्नो काराबाख का समर्थन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेश ने आर्मीनिया और अजरबैजान से लड़ाई जल्द रोकने की अपील की है और कहा है कि मौजूदा हालात से वो काफी चिंतित हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिंसा रोकने के लिए अपील की है। फ्रांस ने भी दोनों देशों से तुरंत लड़ाई बंद कर बातचीत का रास्ता तलाशने की अपील की है। फ्रांस में बड़ी संख्या में आर्मीनियाई लोग रहते हैं। ईरान विवाद में फंसे दोनों देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसने कहा है कि दोनों देश बातचीत की मेज पर आएं तो वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। इसी बीच जर्मनी के विदेश मंत्री हीको मास मंगलवार को एथेंस और अंकारा पहुंच रहे हैं, जहां वो तनाव कम करने के लिए बातचीत करेंगे। मास पहले एथेंस में ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मिट्सोटाकिस से बात करेंगे और फिर अंकारा में तुर्की के विदेश मंत्री से वार्ता करेंगे। क्रीट और साइप्रस के पास विवादित जल क्षेत्र में तेल और गैस के भंडार मिलने के बाद से ही ग्रीस और तुर्की के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। ग्रीस यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है, जिसने वार्ता की अपील की है, लेकिन फ्रांस ग्रीस का साथ लेता दिख रहा है। फ्रांस ने हाल ही में ग्रीस के साथ सैन्य अभ्यास भी किया है। सोमवार को तुर्की ने घोषणा की थी कि उसका शोध जहाज ओरुक रीस 27 अगस्त तक अपना काम जारी रखेगा। माना जा रहा है कि ग्रीस इसी से नाराज है। ग्रीस तुर्की के सर्वेक्षण को गैर कानूनी मान रहा है और अब तुर्की के विरोध में युद्धाभ्यास करने जा रहा है। ग्रीस सरकार के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा है, ग्रीस शांति से जवाब दे रहा है और कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर जवाब के लिए तैयार है। राष्ट्रीय विश्वास के साथ ग्रीस अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगा। तुर्की ने भी इसी भाषा में जवाब दिया है। राष्ट्रपति अर्दोआन ने कहा है, तुर्की ओरुक रीस और उसे एस्कॉर्ट कर रहे जंगी जहाजों की गतिविधियों से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि ग्रीस ने अपने आप को ऐसी मुसीबत में डाल लिया है जिससे बाहर निकलने का रास्ता उसे नहीं मिल रहा है। बीते महीने जब तुर्की ने अपने जहाज को भेजते समय नौसैन्य चेतावनी नेट टेक्स्ट जारी की थी, तब भी ग्रीस ने आक्रामक रवैया अपनाया था। ग्रीस ने तुर्की से कहा था कि वो पूर्वी भूमध्य सागर में तेल की खोज में निकले अपने जहाज वापस बुला ले। ग्रीस और तुर्की के बीच तनाव भड़कता रहता है, लेकिन गैस रिजर्व और जल क्षेत्र अधिकारों को लेकर शुरू हुए इस ताजा विवाद ने बड़े संघर्ष में बदलने का खतरा पैदा किया है। जुलाई में जब तुर्की ने ग्रीस के द्वीप कास्टेलोरिजो के पास अपने सर्वे जहाज भेजने का ऐलान किया था, तो जर्मनी ने मध्यस्थता करके संकट टाल दिया था। जर्मनी इस समय यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष है, लेकिन अब ये जहाज और इसके साथ तुर्की की नौसेना के 5 जंगी जहाज जल क्षेत्र में सर्वे कर रहे हैं और तनाव फिर से बढ़ गया है। नेटो सदस्य ग्रीस और तुर्की के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। इसी विवाद में ग्रीस कहता रहा है कि वो अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा और यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत होनी चाहिए। गैस भंडारों को लेकर तुर्की और ग्रीस के अपने अपने दावे हैं और पूर्वी भूमध्य सागर के कई महत्वपूर्ण इलाकों को लेकर दोनों देशों के बीच भारी मतभेद हैं। दोनों ही देश कई इलाकों पर अपने अपने दावे इस तर्क के साथ ठोकते रहे हैं कि ये उनके महाद्वीपीय जल सीमा में आते हैं। जुलाई में तुर्की ने नौसैनिक अलर्ट जारी किया था कि वो अपने शोध जहाज ओरुक रीस को ग्रीस के द्वीप कास्टेलोरिजो के पास सर्वे करने भेज रहा है। ये द्वीप दक्षिण पश्चिम तुर्की के तट से कुछ ही दूर स्थित है।
इस सर्वे में तुर्की साइप्रस और क्रीट के बीच के इलाकों में गैस की खोज कर रहा है। उस समय तुर्की के जहाज ने अंताल्या के बंदरगाह से अपना लंगर नहीं उठाया था, लेकिन ग्रीस की सेना में कोस्टेलोरिजो द्वीप के नजदीक संघर्ष की चिंता पैदा हो गई थी। बीते कई महीनों से तुर्की और ग्रीस के रिश्ते ठंडे हैं। दोनों देशों के बीच प्रवासियों के ग्रीस में घुसने को लेकर भी विवाद है। और फिर तुर्की ने इस्तांबुल के हागिया सोफिया म्यूजियम को फिर से मस्जिद बना दिया। ये इमारत कई सदियों तक ऑर्थोडॉक्स चर्च रही है। इससे भी ग्रीस को बुरा लगा। जर्मनी के दखल के बाद दोनों देश बातचीत के लिए तैयार हुए और कुछ दिनों के लिए मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन इसी बीच अगस्त में ग्रीस ने मिस्र के साथ समझौता कर एक जल क्षेत्र बना लिया, जिससे तुर्की भड़क गया है। बातचीत टूट गई और तुर्की के जहाज ओरुक रीस ने 10 अगस्त को बंदरगाह छोड़ दिया। अगले ही दिन ये क्रीट और साइप्रस के बीच के पानियों में पहुंच गया। पूर्वी भूमध्य सागर में ऊर्जा संसाधन विकसित करने की दौड़ में तुर्की और ग्रीस एक दूसरे के खिलाफ हैं। हाल के सालों में साइप्रस के पास के पानियों में बड़े गैस भंडार मिले हैं। साइप्रस, ग्रीस, इसराइल और मिस्र की सरकारें इनके दोहन के लिए एक साथ आई हैं। समझौते के तहत 2000 किलोमीटर पाइपलाइन के जरिए यूरोप तक गैस भेजी जाएगी। पिछले साल तुर्की ने साइप्रस के पश्चिम में तेल और गैस की खोज शुरू की थी। साइप्रस 1974 से बटा हुआ है। तुर्की के नियंत्रण वाले उत्तरी साइप्रस को सिर्फ तुर्की ने ही मान्यता दे रखी है। तुर्की हमेशा ये तर्क देता रहा है कि इस द्वीप के प्राकृतिक संसाधनों पर उसका भी हक है और इनका बंटवारा होना चाहिए। और फिर नवंबर में तुर्की ने लीबिया के साथ एक समझौता करके तुर्की के दक्षिणी तट से लीबिया के उत्तर पूर्वी तट तक एक विशेष आर्थिक जल क्षेत्र का निर्माण कर लिया। मिस्र ने कहा कि यह समझौता गैर कानूनी है और ग्रीस ने कहा कि यह बेतुका है, क्योंकि इसमें बीच में आने वाले ग्रीस के द्वीप क्रीट का संदर्भ नहीं लिया गया है। फिर मई में तुर्की ने कहा कि वो अगले कुछ महीनों में पश्चिम की ओर अन्य इलाकों में तेल और गैस की खोज में खुदाई शुरू करेगा। इससे यूरोपियन यूनियन के सदस्य ग्रीस और साइप्रस में चिंताएं पैदा हो गईं। तुर्की ने पूर्वी भूमध्य सागर में खुदाई करने के लिए टर्किश पेट्रोलियम को कई लाइसेंस जारी कर दिए हैं। इनमें ग्रीस के द्वीप क्रीट और रोड्स के आसपास खुदाई करने का लाइसेंस भी है। जुलाई में तुर्की के उपराष्ट्रपति फवाद ओक्ताई ने कहा था, सभी को ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि इस क्षेत्र के ऊर्जा समीकरणों से तुर्की और टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस को अलग नहीं किया जा सकता है। फिर 6 अगस्त को ग्रीस और मिस्र ने अपना समझौता करके तुर्की को जवाब दिया। दोनों ने विशेष आर्थिक जोन का निर्माण करते हुए कहा कि इससे लीबिया के साथ तुर्की का समझौता रद्द हो जाएगा। अब तुर्की ने अपने सर्वे जहाज को भेजने के अलावा ये भी कहा है कि इस महीने के अंत तक महाद्वीपीय शेल्फ के पश्चिमी क्षेत्र में तेल और गैस की खोज के लिए लाइसेंस जारी कर दिए जाएंगे। एशियन सागर और पूर्वी भूमध्य सागर में ग्रीस के कई द्वीप ऐसे हैं जो तुर्की के तट के बिल्कुल पास हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच जल क्षेत्र को लेकर जटिल विवाद है और कई बार दोनों देश युद्ध के मुहाने तक आ चुके हैं। यदि ग्रीस अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने जल क्षेत्र को 6 मील से लेकर 12 मील तक बढ़ाता है, तो तुर्की का तर्क है कि इससे उसके कई समुद्री रास्ते बुरी तरह प्रभावित हो सकते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन ने हाल ही में कहा था, तुर्की ऐसे किसी भी प्रयास को सहमति नहीं देगा जो उसे उसके तट तक सीमित कर दे। लेकिन विवाद सिर्फ जल क्षेत्रों तक ही नहीं, बल्कि विशेष आर्थिक जोन भी एक बड़ा मुद्दा है, जैसे तुर्की और लीबिया का EEZ, मिस्र और ग्रीस का EEZ और साइप्रस और लेबनान, मिस्र और इजराइल का EEZ। और अब इस ताज़ा विवाद में महाद्वीपीय जल सीमा भी शामिल है, जो तट से 200 मील दूर हो सकती है। ग्रीस का तर्क है कि तुर्की का सर्वे जहाज उसकी महाद्वीपीय जल सीमा का उल्लंघन कर रहा है। ग्रीस का द्वीप कास्टेलोरिजो तुर्की के तट से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। एक और जहां ग्रीस ने तुर्की से कहा है कि वो उसकी महाद्वीपीय जल सीमा को तुरंत छोड़ दे, तुर्की का कहना है कि ऐसे द्वीप जो मुख्य भूभाग से दूर हैं और तुर्की के पास हैं, उनकी महाद्वीपीय जल सीमा नहीं हो सकती है। बीते महीने तुर्की के उपराष्ट्रपति ने कहा था कि तुर्की उन नक्शों को फाड़ रहा है जो उसे मुख्य भूभाग तक सीमित करने के लिए बनाए गए हैं। तुर्की इस बात पर भी जोर देता रहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र के जल क्षेत्रों को लेकर कानूनों के तहत ही काम कर रहा है। ग्रीस के यूरोपीय सहयोगी देशों ने उसका पक्ष लिया है, हालांकि जर्मनी और यूरोपियन यूनियन ने बातचीत पर जोर दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ग्रीस और साइप्रस को पूर्ण समर्थन देते हुए कहा है कि तुर्की इन देशों की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। हाल के महीनों में फ्रांस के रिश्ते तुर्की से खराब हुए हैं, खासकर लीबिया को लेकर। बढ़ते हुए तनाव के बीच
फ्रांस ने कहा है कि वो क्षेत्र में अस्थायी रूप से एक फ्रीजेट और 2 रफाल विमान तैनात कर रहा है, जो ग्रीस के साथ सैन्य अभ्यास भी करेंगे। अमेरिका ने दोनों ही पक्षों से बात करने के लिए कहा है और नेटो के महासचिव येंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि स्थिति को बातचीत के जरिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नेटो भाईचारे का ध्यान रखते हुए सुलझाया जाए। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल तनाव कम करने की कोशिशें कर रही हैं और उन्होंने तुर्की और ग्रीस दोनों देशों के नेताओं से बात की है।